अस्सलाम वालेकुम। आज का लाइव सेशन हम कर रहे हैं जर्मनी के ऊपर। तो आई एम वेटिंग फॉर वसीम, जो कि इस टाइम पे जर्मनी में हैं और वहाँ पर वो एज अ स्टूडेंट पाकिस्तान से गए थे। तो वी विल कंटिन्यू वंस ही ज्वाइंस। वालेकुम अस्सलाम रोहेल भाई, क्या हाल है? थैंक यू। यस इमरान भाई, पूछें क्वेश्चन। ओके, लेट मी। ओके, जर्मनी के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं ना, तो वो इंशाल्लाह अभी हम वीडियो शुरू करते हैं तो बस फिर कंटिन्यू करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वसीम, वालेकुम क्या हाल सलाम। है? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें वसीम, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर उसके बाद। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मतलब लग रहा है माइक की आवाज है या वैसे सही है? ठीक, आवाज़ ठीक आ रही है। आई डोंट नो ओके कि ओके। माइक कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि मैं माइक कनेक्ट नहीं करता। रिसेंटली जब मैंने माइक कनेक्ट किया था, आवाज़ सही नहीं आ रही थी, बट अगर आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। चलो ठीक है। मेरा नाम वसीम अकरम है और मैं पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैंने बैचलर्स इन साइकोलॉजी किया हुआ है और मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड में जर्मनी में मास्टर्स कर रहा हूँ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में। और मुझे जर्मनी में 2 साल होने वाले हैं। ठीक है। तो वसीम, थोड़ा सा हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम पहले भी एक सेशन आपके साथ कर चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये वाला हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम दोबारा डाल सकें यूट्यूब वगैरह पे। अच्छा, तो जर्मनी आपने क्यों सेलेक्ट किया? जब आपने, और सबसे पहले ये बताइए कि बैचलर्स आपने कहाँ से किया, आपके बैचलर्स की परसेंटेज वगैरह क्या थी, और फिर आपने बाहर जाने का क्यों सोचा, पाकिस्तान में मास्टर्स क्यों नहीं किया? बैचलर्स मैंने साइकोलॉजी में किया हुआ है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जिसको कहते हैं। और मेरी परसेंटेज 3.33 सीजीपीए था मेरा। और पाकिस्तान से मैंने मास्टर्स क्यों नहीं किया, क्योंकि आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई हार्डली कोई एक भी यूनिवर्सिटी इस स्पेसिफिक कोर्स में डिग्री करवा रही है। सब लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में काम करें और मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कंट्रीज। और क्योंकि बजट बहुत ज्यादा नहीं था और मैं चाह रहा था कि कम से कम लगे, लाइक यूके के मुझे 50 लाख फीस पहले ना देने पड़े। तो इस वजह से मैंने जर्मनी चूज किया, क्योंकि यहाँ पे फीस हार्डली लाइक 40,000 50,000 रुपीज है पर सेमेस्टर। तो वो जो आपकी कॉस्ट आती है वो ओवरऑल बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ब्लॉक अमाउंट होता है लेकिन वो आपके अपने पैसे होते हैं, तो मुझे इसलिए जर्मनी ज्यादा अच्छा लगा। और उसकी दूसरी रीजन ये है कि वीजा रेशो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अगर वीजा कोई रिजेक्ट करवा रहा है वो स्टूडेंट खुद कहेगा मेरा रिजेक्ट करो, वो रिजेक्ट नहीं करते। और तीसरी जो अच्छी बात इसकी ये, इसका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वाला मसला नहीं होता कि पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, मेंटेन किए नहीं किए। सिर्फ ब्लॉक अमाउंट में डालो, कहानी खत्म। अच्छा, तो ये 3 रीजन मेरी पर्सनल रीजन था जिस वजह से मैंने जर्मनी को सिलेक्ट किया। ठीक है। और अ, अच्छा ठीक है, जर्मनी आपने सेलेक्ट किया। क्या आपने कोई और ऑप्शंस रखी थी कि लेट्स से अगर नहीं होता तो फिर मैं कौन सी कंट्री जाऊंगा? मैं इटली और जर्मनी दोनों साथ साथ करा था, लेकिन दोनों में मेरे एडमिशन्स हो गए थे। और इटली मैं प्रेफर खुद पर्सनली इसलिए कर रहा था कि वहां पे स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है, चाहे आपके जितने भी मार्क्स हों, रीजनल स्कॉलरशिप। लेकिन दोनों प्रोसेस में साथ साथ कर रहा था कि चलो जिसका हो गया वो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन इटली की जो अपॉइंटमेंट इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा थे उस टाइम। अब थोड़े से फिर भी कम हो गए। तो इसलिए मैंने, जब मुझे लगा कि यार इटली तो मेरे गेम बाहर जा रही, मुझे 1 साल और वेट करना पड़ेगा, तो मैंने जर्मनी परस्यू कर लिया। नाउ आई रियलाइज के जर्मनी इटली से मच बेटर अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ। लेकिन इटली भी बुरा नहीं है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। तो वो क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिली, यहाँ मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई जल्दी। तो यहाँ से मैं जल्दी अपनी इनटेक के अकॉर्डिंग पहुंच सकता था। तो फिर मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है। तो अब एक बच्चा है जो उसने, हम पहले बैचलर्स की बात करेंगे, फिर मास्टर्स की, और फिर पीएचडी की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जिसने 12 कर लिए पाकिस्तान से, शायद ए लेवल्स किए या एफएससी कर लिए, तो उसको किस प्रोसीजर के थ्रू जर्मनी आना चाहिए, और
क्या ये पॉसिबल है उसके लिए कि वो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अवेल कर सके? क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि हम बैचलर्स जो है वो जर्मनी में करना चाहते हैं, और अब जो है सब लोगों को ये शायद अंदाज़ा हो गया कि जर्मनी सबसे फेवरेट है स्टूडेंट्स के लिए पूरे यूरोप में जो लोग आते हैं। और चलें आप इस पे थोड़ा वो रोशनी डाल दें। बैचलर्स के लिए बहुत अच्छा रूट है जर्मनी का। अगर स्टूडेंट मिच्योर है, वो लाइक लाइफ अब्रॉड को हैंडल कर सकता है इजीली। तो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उसके पास तीन रास्ते हैं। या तो वो 2 सेमेस्टर्स पाकिस्तान में उस डिजायर्ड डिग्री में पढ़ेगा जो उसने जर्मनी में पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने इंटर किया हुआ है और वो 2 सेमेस्टर सीएस में पढ़ता है, तो उसको बैचलर्स में 13 years ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर उसने वो 2 सेमेस्टर्स नहीं पढ़ने, वो पाकिस्तान में लैंग्वेज करेगा थोड़ी सी, उसके बाद यहाँ पे वो लैंग्वेज कोर्स करेगा 1 साल का, जिस तरह जापान में होता है। तो वो 1 साल लैंग्वेज कोर्स करेगा, वो टेस्ट देगा और फिर वो एडमिशन लेगा बैचलर्स में जर्मनी में। लेकिन वो 1 साल उसको यहाँ लैंग्वेज करनी पड़ेगी और वो पास करनी पड़ेगी अगर उसने वो 2 सेमेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं किए हुए। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएगा, जो मैं एटलीस्ट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता अगर आप जर्मनी आ रहे हो। और अगर आपने एओ लेवल्स किया हुआ तो फिर आपको वो जो एक एक्स्ट्रा ईयर लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ता। तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो ये एक सिंपल रूट है बैचलर्स का। तो अगर तो कोई 2 सेमेस्टर्स कर ले तो वो आसानी से उसका एडमिशन हो सकता है जर्मनी में बैचलर्स अब में। लेट्स से एक बच्चे ने सीएस में 2 सेमेस्टर लगा दिए हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 13 इयर्स एजुकेशन जर्मनी में चाहिए। ठीक है। तो उसने 2 सेमेस्टर लगा लिए सीएस में, तो क्या वो जर्मनी में किसी और मेजर में जा सकता है? लेट से वो एमबीए करना चाहता है या कोई और भी ऐसी फील्ड जो कि सीएस के रिलेटेड ना हो, तो क्या ये चेंज वो हो सकता है या उसको उसी में आना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि क्या वो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि वो आपको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ऑनेस्टली मैं ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप 2 सेमेस्टर पढ़ ही इसीलिए रहे हो क्योंकि आपने जर्मनी जाना है। तो मतलब हम क्यों एमए उर्दू कर रहे हो 2 साल, 2 सेमेस्टर के, अच्छा हमने जर्मनी जाना है और बाद में याद आया अच्छा ये तो मैंने क्या पढ़ लिया है। तो हमने सिर्फ एडमिशन नहीं लेना 2 सेमेस्टर में, हमने वो पढ़ना है ताकि हम उसी फील्ड का नॉलेज लेना स्टार्ट कर दें आने से पहले ही, ताकि हमें आसानी हो। ताकि क्या पता आपके क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सीएस में पढ़ते हैं, यहाँ पे आके एडमिशन लेते हैं सीएस में और वो अपने क्रेडिट्स ट्रांसफर करवा लेते हैं। अगर आपने हम्म। फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम डिग्री पकड़ी हुई है लाइक पंजाबी की, तो उसका क्या करेंगे आप जर्मनी आके? ना कोई क्रेडिट ट्रांसफर होंगे, ना कोई आपके वो ईसीटीएस मैच हो रहे होंगे, ना रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होगी, और ऊपर आपका पूरा साल मेरे मुताबिक वो जाया होगा, क्योंकि आपने वो तो किया ही नहीं हुआ जो आपने आगे पढ़ना है। तो बेहतर अप्रोच यही होती है कि अपनी रिसर्च, जिस तरह आप कहते होते हैं कि अगर आपने बाहर जाना है तो 1 साल पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। तो वो या जो 1 साल पहले प्रोसेस स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आगे क्या बनना है। तो जो बनना है, जो पढ़ना है, वही डिग्री करें ताकि आपको आसानी मिले। ठीक है। अभी एक सवाल आ रहा है कि स्टडी गैप कितना होना चाहिए? अगर आपने 12 पास कर ली है, एफएससी कर ली है, उसके बाद कितना टाइम आपके पास मतलब हो और आप अप्लाई कर सकते हो? अगर 2-3 साल का, 5 साल का गैप हो, वो 2 साल 2 सेमेस्टर लगा के 13 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर लें, तो क्या उनके चांस अच्छे हैं बैचलर्स के लिए? यस, ऑनेस्टली मुझे ये लगता है, जो मेरे अभी तक करीबन 200 वीजास के एक्सपीरियंसेस से, कि जर्मनी को स्टडी गैप से मसला नहीं होता। आपने सिर्फ जस्टिफाई करना होता है कि आपका ये गैप क्यों है। लाइक आपने कोई जॉब की हुई है, इंटर्नशिप की हुई है, कोई मेडिकल इशू से, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है, वो आप परमिशन भी देंगे, वीजा भी देंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आप वीजा ऑफिसर को बोल रहे हो कि भाई मैंने 2001 में बैचलर्स किया, तभी मुझे याद आया कि मैंने जर्मनी जाना है। मतलब वो आप उसके साथ उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को किस तरह से कन्वे कर रहे हो और किस तरह से अपना जो गैप है वो जस्टिफाई कर रहे हो। मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, 5 साल का गैप, 7 साल का गैप, इवन 11 साल, 13 साल, 15 साल के गैप के साथ भी स्टूडेंट्स मास्टर्स में यहाँ पे आए हैं। तो वो ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन आपने सिर्फ जस्टिफाई करना होता है कि आपने कोई सर्टिफिकेट किए हो, कोई जर्मन लैंग्वेज की हो, या कोई इंटर्नशिप किए हो, कोई वर्क एक्सपीरियंस कुछ तो किया होगा ना। मतलब पांच हाँ, साल 3 साल, तो वो आप उनको दिखा दो कि भाई ये मैंने काम किया हुआ है। अगर तो आपकी वो फील्ड एलिमेंट है तो वो आपके लिए ज्यादा एक प्लस प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो गैप का ऐसा मसला नहीं होता, ना ही वो गैप की वजह से घबराने की जरूरत है कि हम प्रोसेस करें या ना करें। आप स्टार्ट करें और अपना गैप अपने वो उन रिक्वायर्ड चीजों से कवर अप करें जो आपने किया हुआ है। अगर फिर भी कवर अप नहीं हो रहा तो आप कुछ सर्टिफिकेट्स कर लें अपनी उस फील्ड के, या जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर दें। तो आप वीजा ऑफिसर को बता दें कि भाई मैं प्लान कर रहा था इसलिए मैंने जर्मन लैंग्वेज की हुई है और ये सर्टिफिकेशन की हुई है। तो ऐसा मसला नहीं होता। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जर्मन जो लैंग्वेज है वो पाकिस्तान में करके आना चाहिए, और कितना 100 लेवल उसका होना चाहिए? 110%, लाइक ये तो मुझे लगता है
क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो इट्स मीन उसके अंदर ही जर्मन का वर्ड है, तो आपको वो जर्मन करनी पड़ेगी। ये वो ऐसे ही, मैं इसकी मिसाल से देता होता हूँ। जस्ट इमेजिन आप लाहौर में एक शॉप कीपर की दुकान पे जॉब करना चाहते हैं, आपको उर्दू नहीं आती, तो आप कैसे सेल्स करेंगे? इंग्लिश हार्डली 5 7 10 लोगों को आती होगी, ज्यादातर लोग वो होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सेम फॉर जर्मनी, आपने जॉब्स करनी है, आपने रहना है, सर्वाइव करना है, मार्केट्स में जाना है, तो जर्मन इज अ मस्ट। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, जो मैंने खुद भी की, मैं इसलिए इसकी ज्यादा वो प्लीज करता हूँ कि यार जो मैंने मिस्टेक की एटलीस्ट वो आप ना करें, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो। कि स्टूडेंट्स कहते हैं वीजा लगेगा, जर्मनी आऊंगा, फिर मैं जर्मन करूंगा। वो फिर करते करते उनको 1 साल जीरो से वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से जर्मन कोई A2 या B1 कर लेते हैं, वो उस स्टूडेंट से 1 1.5 साल प्लस में होते हैं जो जर्मन पाकिस्तान से करके आते हैं। दूसरा बड़ा फायदा, जो जर्मन कोर्स अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही, तो जो आपने बाहर 500 यूरो में करना है ना, यानी 1.5 2 लाख में, वही चीज आपको पाकिस्तान में 30 40 हजार में मिल रही है। सो वाई नोट कि हम सस्ते में और घर बैठ के अम्मा की रोटियां खाएं और साथ में क्लासेस लें जर्मन की और वहां से करके आ जाएं। जब हमें पता है कि हमने जर्मनी जाना ही जाना है, तो वो जर्मन करें ना करें ये तो सवाल ही खत्म हो गया। ओके, तो आपकी ये सजेशन है कि पाकिस्तान से कोई ना कोई कोर्स हंड्रेड एंड करना टेन है। परसेंट मेरे ख्याल यस। से जब जब वो जर्मनी आएंगे, जब उन्हें काम करना होगा, तब भी उनको फायदा होगा ना। तो जर्मनी डेफिनेटली के बगैर डेफिनेटली तो आप बाहर काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छा, अब पहले हम इस बैचलर्स को कर लेते हैं। बैचलर्स हमने कर लिया। अच्छा, अब ये लैंग्वेज का, जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स की आपने बात की है कि आप चलें, अगर आपकी 12 साल की एजुकेशन है, 1 साल की जर्मन लैंग्वेज करने के लिए आप वीज़ा लगा कर आ सकते हैं। तो इस वीज़ा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज वीज़ा का नहीं पता। ये एक आसान रूट भी है, अगर किसी ने फौरन ही जर्मनी जाना है, बहुत तांगे, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो अगर किसी ने इंटर पास किया हुआ है और उसको लग रहा है मैंने जर्मनी जाना है, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंटल कुलीग, यानी लैंग्वेज कोर्स, लैंग्वेज स्टडी वीजा। तो आप जैसे ही अपनी इंटर कंप्लीट करते हो या इंटर कंप्लीट ना भी करें, मीनवाइल अपनी जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट कर दें, कोई A2 B1 लेवल कर लें, ताकि आप जब यहाँ पे आओ, आप वीजा अप्लाई करोगे, स्टडी वीजा नहीं, आप लैंग्वेज वीजा अप्लाई करोगे। और लैंग्वेज वीजा आपको इस बेस पे मिलेगा कि आप 1 साल वहां पे लैंग्वेज करोगे, और फिर आप टेस्ट दोगे, आपको बैचलर में दाखिला मिलेगा। अब इसमें मजे की चीज ये है कि आप कहते हो कि यार मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने डायरेक्ट इस पे आना है, उसका नुकसान ये होगा कि 1 साल में आप उतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि अपना जब प्रोसेस स्टार्ट करें, जब आप सोच रहे हो, वही आप वाली बात कि 1 साल पहले, तो वो उस 1 साल में आप लैंग्वेज कर लो B1। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कम से कम कि वो कर लें, उसके बाद लैंग्वेज वीजा अप्लाई करें, ताकि वो आपके पास जब यहाँ पे आओ तो वो B2 इतना अच्छा लेवल कर लो, आपका एग्जाम पास हो जाए, और उसके बाद आप बैचलर्स में अच्छे से दाखिला ले लो। अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ करोगे नहीं, वो तंग होगे, यहाँ की लैंग्वेज हो नहीं रही होगी, फिर काम करना होगा, फिर आप पे प्रेशर होगा कि यार 1 साल है उसमें मुझे अपना वो टेस्ट पूरा करना है, नहीं करूंगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इंटर के बाद आप लैंग्वेज B1 तक करें, उसके बाद स्टडी वीजा या सॉरी लैंग्वेज वीजा, जिसको स्टूडेंटल कुलीग बोलते हैं, वो अप्लाई करें, और फिर लैंग्वेज वीजा लेकर जर्मनी आए, यहाँ के आके वो लैंग्वेज करें, और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट बैचलर्स में दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, तो एक और कोर्स है आस बिल्डिंग, जिसके बारे में, जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। ज़ाहिर है ज़्यादा डिटेल में हम उसमें नहीं जाते, फिर हम उसके बाद मास्टर्स की तरफ जाते हैं। हाउस बिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इट्स लाइक, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल देता होता हूँ कि जिस तरह खवातीन सिलाई का काम करती हैं, तो वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके सिलाई सीखती हैं, साथ साथ कपड़े उनके सिलाई करती हैं, और उनको पैसे भी मिलते हैं। तो ये वही सेम चीज है जो यहाँ पे होती है, लेकिन नर्सिंग में कोई मैकेनिक्स, कोई प्लम्बर, कोई ग्राफिक डिजाइनर, तो ये प्रॉपर उनके कोर्सेज होते हैं। वो होता क्या है, ये फॉर एग्जांपल मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में हाउस बिल्डिंग करनी है। ठीक है। जी वसीम, आई थिंक आपकी। ओके, जर्मन अगर B2 हो तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे। आपने लैंग्वेज कर ली B2, तो देन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जो भी आपकी पसंद की फील्ड है। फॉर एग्जांपल नर्सिंग, जिस तरह पाकिस्तान में भी वो नर्सिंग वाला आई थिंक डिप्लोमा या कुछ कोर्स होता है, तो या सेम वो उसी तरह आप जर्मनी में नर्सिंग के डिफरेंट स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में अप्लाई करोगे। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि भाई आप हमारे पास आके काम भी करें और साथ में पैसे भी कमाएं। तो आप ट्रेनिंग भी ले रहे होंगे, क्लासेस भी ले रहे होंगे, और साथ साथ उनके हॉस्पिटल में या कहीं पे
वो जॉब भी कर रहे होंगे, तो वो आप उनको पैसे नहीं देंगे, वो आपको पैसे देंगे, और वो पैसे 1100, 1200, 1300, 1500 यूरोज की रेंज में होते हैं। और वो आप पाकिस्तान से अगर खुद अप्लाई करो, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो वो समझे कि आपका शायद 3-4 लाख में सारा काम हो जाता है। लेकिन उसके लिए दो मेन चीजें, एक तो जर्मन, दूसरा आपने वो अप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है। और वो लेना इतना आसान नहीं होता। अगर आप कहते हो कि यार मैंने 2 में अप्लाई किया तो हो गया, वो आपको एफर्ट लगा के कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उसी तरह आपने वो करना होता है। तो हाउस बिल्डिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इंटर के बाद लैंग्वेज करके बगैर ब्लॉक अमाउंट के जर्मनी आना चाहते हैं। और उसके बाद जब हाउस बिल्डिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया तो क्या वो वहाँ पर अपनी एजुकेशन को बैचलर्स या मास्टर्स में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या उनको सिर्फ यस जॉब यस करनी यस यस, वो आपकी मर्जी है कि आप बैचलर की तरफ ना भी आए, आप उसी फील्ड में आगे काम करते रहें, या नहीं तो आप वो बैचलर्स और मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं वो भी कर लें। लेकिन फिर वो कुछ जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जो हाउस बिल्डिंग वाले होते हैं, फिर वो बस क्योंकि पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको जॉब मिल जाती है, तो फिर कौन 4 साल का बैचलर्स और 2 साल का मास्टर्स करेगा। तो फिर वो अपनी वो जॉब या प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ही ज्यादा चले जाते हैं। ठीक है। और जो लोग यूरोप या किसी और कंट्री में हैं, जैसे और कोई कंट्री हो गया, इटली वगैरह हो गया, फ्रांस हो गया, या यूके में है, तो क्या वो ये जर्मनी ट्रांजिशन कर सकते हैं अगर वो जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, सीख लें साथ साथ? तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? हाउस बिल्डिंग हो जाए या मास्टर्स का प्रोग्राम हो जाए, यानी बैचलर्स उन्होंने किसी और जगह से किया हुआ है। अच्छा, ये आजकल का बहुत ज्यादा कॉमन सवाल था जब वो यूके में हालात खराब हुए थे। इसमें जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जर्मन इज अ प्लस प्लस प्लस, जो भी आप कुछ करें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट लाइक यूके में मास्टर डिग्री कर रहा है या बैचलर्स कर रहा है, प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम, चाहे आप पाकिस्तान में है, चाहे आप यूएसए में है, चाहे आप इटली में है, कहीं पे भी है। आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है। एडमिशन आने के बाद जिस कंट्री में आप हो, अगर वो आपको अलाउ कर रही है, आपने वो स्टडी वीजा अप्लाई करना है, वीजा लेना है और जर्मनी आ जाना है। दैट्स इट। सेम वही चीज हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। आपको यूनिवर्सिटीज को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता आप यूके में हो या पाकिस्तान में हो, उन्होंने आपकी प्रोफाइल की बेस पे आपको एडमिशन देना है। जब आपको एडमिशन मिल गया, आपने वही वीजा अप्लाई करना है अपनी रिस्पेक्टिव एम्बेसी में, और वहां से वीजा लेके जर्मनी मूव कर देना है। अभी जिस तरह यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स यूके से आए हैं, और कुछ ग्रीस से आए हैं, कुछ इटली से आए हैं, तो सेम उन्होंने एडमिशन लिया, सेम लाइक पाकिस्तानीज, और उन्होंने उन एम्बेसीज में अप्लाई किया, और वो वहां पे आ गए, जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं। प्रॉबली उनके लिए वीजा की फैसिलिटी थोड़ी आसान होगी बनिस्बत बहुत आसान है, पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान बहुत में अभी आसान। तो जो अपॉइंटमेंट का टाइम चल रहा है, मेरे ख्याल से 1 साल का टाइम चल रहा है। कराची की बात करें तो 3 महीने, इस्लामाबाद की बात करें 9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ। हाँ, 9 to 8। तो अब हम बात करते हैं कि एक बच्चा है जो चाहे वो बैचलर एफएससी में कर लिए बैचलर्स के लिए आ रहा है, या उसका प्रोग्राम है मास्टर्स के लिए, तो वो यूनिवर्सिटीज को वो कैसा प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट करेगा शुरू से, कि कहाँ से यूनिवर्सिटीज देखेगा, कहाँ जाकर अप्लाई करेगा, ताकि उसको किसी एजेंट की, किसी धोखे की जरूरत ना हो, डायरेक्ट वो जाए, वो अप्लाई करे और उसका वीजा लग जाए, या जो सारा प्रोसेस के थ्रू हम जाते हैं जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो उस पर अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपने सोच लिया ना कि आपने जर्मनी जाना है, पॉइंट नंबर 1, इसके बगैर आपने आगे नहीं जाना, वो है यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग। आपने अपनी प्रोफाइल लिख लेनी, मेरा जीपीए इतना है, मेरी डिग्री इतनी है, उसके मुताबिक आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करनी है। मेरे अपने पर्सनली 10 मेथड्स हैं, लाइक डार्ट, माई जर्मन यूनिवर्सिटी, सोडा, बडी, एक्सपेट्रियो। इसके अलावा आप कॉम्पस एक वेबसाइट है। इसके अलावा आप जो सीनियर्स हैं उनकी जो शीट्स होती हैं, वेब फेसबुक ग्रुप्स पे आप सर्च करते हो, आप लिखते हो फॉर एग्जांपल सीएस मास्टर्स, तो आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। इसके अलावा चैटजीपीटी आपका बेस्ट फ्रेंड, आप उसको लिखो कि मेरे ये डिग्री है, आप वो लिस्ट निकाल के दे देगा। तो ये 8-9 मेथड्स हैं। इससे आपने सबको अच्छे से कहते हैं ना, घोल के पी लेना है। घोल के पी के आपने एक अपनी गूगल शीट्स बनानी है कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये सब कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जब वो शीट बन जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। मतलब वो डेट कब ओपन हो रही है, क्लोज कब हो रही है, आइट्स चाहिए नहीं चाहिए, उसमें एप्लीकेशन फीस है नहीं है, अप्लाई कैसे करना है। तो ये 2 या 3 दिन का काम है बस। जो स्टूडेंट इस पहले स्टेप पे 2 या 3 दिन अच्छे से लगा लेता है, मुझे मेरा ये मानना है कि उसका अगला 70% प्रोसेस आसान हो जाता है। जो स्टूडेंट इस स्टेप से भागता है, वो आगे भी उसको मसले आते रहते हैं। तो जब आपने शीट बना ली, इन सब मेथड्स को एक्सप्लोर करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग कर ली,
तो आपने फिर अप्लाई करना है सेम लाइक जैसे आप पाकिस्तान में अप्लाई करते हो, फिर आपने वेट करना है, आपको एडमिशन आएगा तो आपने उसके लिए वीजा अप्लाई कर देना है। प्रोसेस इज वेरी सिंपल, जस्ट हमने थोड़ा स्मार्टली उस पर काम करना होता है। ठीक है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग के बाद क्या आइल्स की ज़रूरत होती है? इसके बारे में कितनी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं? और स्पेशली ब्लॉक अकाउंट के प्रोसीजर को थोड़ा आप गाइड करें। मैं पानी लेके आता जब हूँ, आप आपने थोड़ा गाइड कर लें। जब आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग कर लिया ना, तो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग में आपने एक कॉलम बनाना है कि आपको आइट्स कितना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आपने 10 प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट किए हैं और आइट्स का एक कॉलम बनाया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि आपको 10 यूनिवर्सिटीज में से कितने में आइट्स चाहिए। अगर चाहिए तो कितना चाहिए, 5.5 चाहिए, 6 चाहिए, 6.5 चाहिए, 7 चाहिए, 7.5 चाहिए। और या फिर आप उसी कॉलम में लिखेंगे क्या अगर आइट्स ना हो तो क्या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आपकी बैचलर्स डिग्री इंग्लिश में आपने पढ़ी है, पाकिस्तान में इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो जो उस कॉलम में फिर आप चेक करोगे कि आपके कोर्सेज में आइट्स कितना जरूरी है। तो अगर तो आपके 5-7 कोर्सेज में 7.5 7 आइट्स चाहिए होगा तो आपको देना होगा। लेकिन अगर आपके मैक्सिमम और पसंद वाले कोर्सेज में अगर आ रहा है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो, देन यू डोंट नीड आइट्स। तो अक्सर लोग कहते हैं कि 6.5 आइट्स चाहिए, आइट्स चाहिए, कुछ कहते हैं आइट्स के बाद वीजा अप्लाई नहीं होता। तो ये आपके उन कोर्सेज पे डिपेंड करता है जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हो। ये किसी एजेंट या एम्बेसी पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके प्रेफर्ड कोर्सेज पे। अगर उनको चाहिए तो आपको चाहिए चाहिए, फिर मैं कहा भाई कोई भी आपकी वो रिक्वायरमेंट को खत्म नहीं करवा सकते, वो आपने उनको देनी देनी है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो कोशिश करें आइट्स दें। उसकी रीजन ये है कि फिर आपके पास ज्यादा कोर्सेज होंगे, फिर अच्छे कोर्सेज होंगे, अच्छे सिटीज होंगे, तो वो आप फिर बड़ा और खुल के खेलेंगे। और दूसरा अगर आप आइट्स दे रहे हैं क्योंकि आपने 60-70 हजार लगाना है आइट्स देने पे, तो अच्छी तरह दें कि आपके 7 बैंड्स आए। 7 बैंड्स का मतलब ये होता है C1। उससे ये होता है कि आपके पास जितने भी यूनिवर्सिटीज है ना वो सारी एलिजिबल हो जाती हैं। लेकिन अगर 7 नहीं आता, 6.5 से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर आपकी 3-4-2 यूनिवर्सिटीज मिस हो जाएंगी। तो वाई नॉट थोड़ी सी एफर्ट और करके साथ ले लें, ताकि आपको बार बार चेक ना करना पड़े एटलीस्ट कि आइट्स एलिजिबल हूं या नहीं हूं, काम चलेगा या नहीं चलेगा। और आपका लेवल भी फिर C1 होगा, फिर आपको जॉब्स में भी आसानी होगी, आप अपनी सीवी पे C1 लिख सकते हो, और C1 सबसे अच्छा लेवल एक तरह से। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। चाहे आप बैचलर्स कर रहे हो, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, तो कोशिश करें, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो आइल्स आप लाजमी करें। उसकी वजह यह है कि आपने अपने लिए मल्टीपल ऑप्शंस खोलनी है। यूरोप बहुत बड़ा है, सिर्फ जर्मनी नहीं है, सिर्फ इटली नहीं है, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, जैसे फ्रांस की है, इसी तरह नीदरलैंड्स की एक है, इस तरह और भी बहुत सारे कंट्रीज की होती है। और आप जैसे जर्मनी है उसके लिए अप्लाई करना है, तो आप जैसे वसीम भाई ने बताया कि आइल्स कर लें, तो आइल्स लाजमी कर लें। मतलब ये तो मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने स्टूडेंट बनना है वो आइल्स कर ले, 6.5 एटलीस्ट वो सिक्योर करके रख ले, ताकि चाहे उसको जरूरत है या नहीं है, उसके बाद अगर उसने बेस्ट सोचना है कि मैं बेस्ट 1 ईयर अपना कैसे गुजारूं, उसके लिए ये है कि वो जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे। 1 साल की प्रिपरेशन का टाइम मेरे ख्याल से जरूरी है। उसमें आप अपना आइल्स करें, साथ अपनी जर्मन सीखें, साथ आपके जो फर्ज करें आपका CGPA की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें आप एक्स्ट्रा पेपर दे के वो मार्क्स वगैरह अपने ठीक करके अपना जो CGPA है उसको आप 3-3.5 तक लेके चले जाएं। सो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा वसीम भाई, अब बंदे का आइल्स भी हो गया, वो रेडी है, यूनिवर्सिटीज भी उसने शॉर्टलिस्ट कर ली है। अब यूनिवर्सिटीज के लिए बैचलर्स और मास्टर्स दोनों का बताएं कि वो अप्लाई कैसे करेंगे, और क्या मतलब उनको कोई लेटर भेजने पड़ते हैं, कोई एडमिशन फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, क्या ये एडमिशन फॉर्म फ्री हैं या उनके पैसे हैं? तो बेस्ट अप्रोच भी बताएं। एक तो जर्नल हो गया ना कि ऐसा तरीका है अप्लाई कर सकते हो, और एक बेस्ट अप्रोच है कि आपने 5-6 यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करने, ज्यादा पैसे नहीं लगाने, और उसके बाद आपके पास जितनी ऑप्शंस होंगी उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करके आपने, और सिटी के हवाले से ही बताएं कि कौन सी सिटी और कौन से उसमें होना चाहिए। जब आपने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया ना यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग वाला, समझे आपके 30-40% मसले सोल्व हैं। उसके यस। बाद जब आपने एप्लीकेशंस डालनी है तो उसमें बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक यूनी असिस्ट के थ्रू होता है, एक आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, और एक दोनों के कॉम्बिनेशन से अप्लाई करना होता है। अगर एप्लीकेशन फी की बात करूं तो यूनी असिस्ट पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको पर एप्लीकेशन 30 यूरोज देने पड़ते हैं।
90% एप्लीकेशन में। अगर आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करते हो तो आपकी 70% या 80% एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर आप यूनिअसिस्ट प्लस यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करते हो फिर वही सेम आपको 30 यूरोस पर एप्लीकेशन देने पड़ते हैं। मेरी अप्रोच ये होती है कि शॉर्टलिस्ट मैक्सिमम, आपको एटलीस्ट ये पता हो कि आपकी फील्ड के कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपके जर्मनी में ऑफर हो रहे हैं, वो अपनी शीट में लिख लें, अप्लाई सब में ना करें। फिर ये देखें वो कोर्सेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनमें आपने पैसे नहीं देने, तो उसमें तो लाजमी अप्लाई करें। लेकिन जिनमें आपने पैसे देने और अगर आपका बजट टाइट है, फिर देखें कि किस में रिक्वायरमेंट ज्यादा अच्छे से मैच हो रही है, कौन सा कोर्स आपको पसंद है और कहाँ पे एडमिशन के चांसेस ज्यादा हैं, फिर उसको लाजमी अप्लाई करें। लेकिन ये ना करें कि सिर्फ फ्री वाले अप्लाई करें, उसका नुकसान ये होता है क्योंकि फ्री वाले तो सब अप्लाई करेंगे, पेड वाले बच्चे कम अप्लाई करते हैं, उनमें एडमिशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। तो पेड वाले भी कुछ 2-4 एप्लीकेशन लाजमी अप्लाई करें ताकि आपके चांसेस बने और आपको 2 या 3 एडमिशन आ जाए। अब जो सिटी की आपने बात की वो बहुत जरूरी है। वो इस तरह जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर आपको पढ़ना है किसी कॉलेज में, तो आपके पास ऑप्शन है सियालकोट का, लाहौर का या किसी एक दूर के जिले का। तो मेरा नहीं ख्याल स्टूडेंट्स वो दूर के जिले में जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहां पे उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। तो सेम फॉर जर्मनी कि अगर आपने जब अप्लाई कर दिया, आपके पास 3 लेटर्स आ गए, फिर आप डिसाइड करें कि इनमें से कौन सा सिटी बेहतर है, कौन सा कोर्स बेहतर है और कौन सा कोर्स आपको पसंद है। अगर आप शॉर्टलिस्टिंग के दौरान ही ये स्टार्ट कर देंगे ना, मैंने जाने बर्लिन में, तो बर्लिन में आपको एक यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसका कंपटीशन बहुत होगा, तो वो अगर आपको रिजेक्शन मिल गई तो फिर आपकी बाकी शॉर्टलिस्टिंग तो वैसी ही नहीं है। तो स्टार्ट में आपने सिटी नहीं देखना, आपने सारे शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं, उनके बाद अप्लाई स्टार्ट करना है। फिर आपको 2-3 लेटर मिल गए, क्योंकि जर्मनी में एडमिशन लेना इज नॉट इजी। ये नहीं है कि आप यूके की तरह 10 अप्लाई करेंगे और आपको 10 के 10 लेटर मिल जाएंगे। आप 10 अप्लाई करेंगे, आपको 1 या 2 लेटर आएंगे। फिर उनमें से डिसाइड करें कि आपको सिटी कौन सा पसंद है और कोर्स कौन सा पसंद है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि मैंने उस तरफ जाना है। ठीक है। और अप्लाई आपने पोर्टल पे जाके करना है। Yeah. एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो वो इनके यूनिवर्सिटीज के अपने पोर्टल्स हैं, उन पर ही आपने अप्लाई करना है। कुछ फ्री। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, यूनिवर्सिटी पोर्टल कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं होता, सेम सिंपल सी चीज होती है। आपने पोर्टल पे अकाउंट बनाया, जिस तरह आपने फेसबुक बनाया, आपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने, अम्मी का नाम, अब्बू का नाम, बैचलर्स कहाँ से किया, मैट्रिक कहाँ से किया, सेम जो चीजें आपको पता है, पासपोर्ट नंबर क्या है, पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है, आपके नंबर कितने, आपके ने थीसिस कौन सा किया है, कोई काम किया है नहीं किया, सिर्फ ये डिटेल्स जो सीवी होती है आपकी, वो आपने उनके पोर्टल्स के डब्बों में फिल करना है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पैसे हैं तो आपने वो अपना नया पे, या अगर कोई आपका दोस्त बाहर है तो उसे पैसे पे करवा लें। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा या कोई एटम बॉम्ब का फॉर्मूला है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर आपने पाकिस्तान का कोई भी सिंपल पोर्टल फिल किया हुआ ना, तो आप यहाँ पे भी उतनी आसानी से पे कर सकते हो। बिल्कुल। तो Right. चलें, अब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी उन्होंने एप्लीकेशंस फिल कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग है। एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस हो गई, लेट से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ आ गए के एडमिशन्स आ गए, उन्होंने एक आध यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली जो भी उनको पसंद थी। अब वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा? फॉर बैचलर्स एंड मास्टर आई थिंक वो सेम ही होगा, तो वो प्रोसेस कैसे होगा? बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, स्कॉलरशिप, ये सब एक ही पोर्टल से अप्लाई होता है, उसका नाम है डिजिटल डिप्लो। आप गूगल पे लिखेंगे डिजिटल डिप्लो, वेरी इजी टू यूज। अगर आप फेसबुक या इंस्टा चलाते हैं तो वो ज्यादा आसान है यूज करना। डिजिटल डिप्लो पे जाएंगे, आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आपने एक एंट्री फॉर्म फिल करना होगा कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। फिर जब आप बताएंगे कि मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे तो वो सिलेक्ट कर दोगे, तो आपका अगला फॉर्म उसी के बेस पे वो लाइक बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके सिर्फ सारे आगे मास्टर्स वाले ऑप्शन आएंगे। तो फिर उसके बाद आपने बताना है कि मेरे अब्बू का नाम क्या है, वही सेम चीजें, अपना बायोडाटा देना है, पर्सनल डिटेल्स देनी है, और लास्ट जो कॉलम होगा उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। सेम वही डॉक्यूमेंट्स जो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड करते हो। कौन से? पासपोर्ट, सीवी, लेटर ऑफ मोटिवेशन, अपना एडमिशन लेटर, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने इंटर, मैट्रिक की और बैचलर्स की डिग्री। ये मेन और बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके पास घर में पड़े हुए, वो आपने स्कैन करवाने किसी अच्छे स्कैनर से और अपलोड कर देने। वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लेनी है। वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करने के बाद अगर आप कराची से हैं तो आप 1-2 महीने वेट करेंगे, इस्लामाबाद से हैं तो आप 6-7 महीने वेट करेंगे। जब टाइम आपकी बारी आने लगेगी तो एम्बेसी वाले आपको एक ईमेल भेजेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक कर लें। तो वो आप दोबारा चेक करेंगे, आप प्रीलिमिनरी रिव्यू में जाएंगे, एम्बेसी वाले चेक करेंगे, कोई मसला हुआ वो आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं हुआ, ये मसला है, तो आप इसको री अपलोड कर दो।
जब उनको तसल्ली हो जाएगी, वो आपको डन कर देंगे, अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, आप खुद सिलेक्ट करोगे, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। विद इन द पोर्टल, विद इन योर अकाउंट्स, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करके आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी कि आपने इस डेट को, इस तारीख को आने। उस दिन आप एम्बेसी जाएंगे, कराची या इस्लामाबाद। हल्का सा इंटरव्यू होगा कि भाई कहाँ जाना है, क्यों जाना है, सेम वही बात जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, बस। वो जब इंटरव्यू हो जाएगा, आपको 10 दिन बाद, 12 दिन बाद वीजा मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल इजी प्रोसेस है। मैंने इसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर कोई, बिलीव मी, कोई 10th क्लास का स्टूडेंट भी है ना, ये 7th क्लास का, अगर वो उसको फॉलो कर ले, 1 घंटे में आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं अप्लाई करने के। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो आजकल अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है, तो इसको कैसे, क्या ये जो अपॉइंटमेंट्स बाहर बिक रही हैं, पाकिस्तान मार्केट में बहुत सारे लोग अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेकर बेचते हैं, क्या वो भी कोई चीज़ है, या स्टूडेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल विजिट वीज़ा से अलग होती है? इसका आंसर मैं आपकी उसी बात से, जो मुझे आपकी बड़ी पसंद है, कि अगर आपने बाहर जाना है 1 साल पहले स्टार्ट करें। वेटिंग टाइम पीरियड कितना है? 8-9 महीने। अगर आप अपना प्रोसेस 1 साल पहले स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ये कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैंने आज सोचा और मैंने सितंबर में पहुंचना है, इसका मतलब कि आपने अपनी प्लानिंग अच्छे से नहीं की। प्लान अच्छा नहीं करेंगे तो आगे मसले होंगे। अगर आप 1 साल पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये वाला इशू आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज अप्लाई कर रहे हो ना, आज 18 मई है, तो आप अगले मई से पहले जर्मनी में आ जाओगे। अगर आप अप्लाई जाके जून, जुलाई, अगस्त में कर रहे हो, तो सितंबर में तो आप आ ही नहीं सकते। अब कम बैक टू योर क्वेश्चन के अपॉइंटमेंट सेल होती है, क्या होता है? होता यह है कि एम्बेसी में आपने करनी होती है वेटिंग लिस्ट ज्वाइन। सो ये मैंने ग्रुप्स में ये इधर उधर देखा है, सुना है, क्योंकि ये लोग इस तरह करते हैं, वो ओपनली आके तो नहीं कहते हाँ भाई ब्लैक में अपॉइंटमेंट ले लो। तो वो आपके पोर्टल्स बना लेते हैं और फिर वो सेल करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अपना डाटा बाद में चेंज कर लें। सो हम अगर प्लान अच्छे से कर लें, हम क्यों उस एक फेक डाटा वाले पोर्टल का साथ 8 लाख दें? वही आप चीज बचा सकते हो अगर आप अपना प्रोसेस पहले स्टार्ट कर लो। इसका और अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप अपना प्रोसेस समर में या विंटर में स्टार्ट करो, और ज्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, और ऐसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लो जिस जो लेटर आपका 2 सेमेस्टर्स के लिए वैलिड है। यानी वो कह रहे हैं कि आप समर में भी आ जाओ या आप विंटर में भी आ जाओ, उनको कोई मसला ना हो। तो समर में आप ज्वाइन करो, विंटर में आप आ जाओ। इस दौरान आप लैंग्वेज भी सीख लोगे, आप थोड़ा बहुत कुकिंग सीख लोगे, ड्राइविंग सीख लोगे, जो चीजें आपको बाहर जाके फायदा होंगी। ना कि आप 10 लाख एजेंट को दो, टेंशन में भी रहो, अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। मसलों से बेहतर है कि प्लानिंग इस तरह से करें, चीजें आसान हो जाए। अपॉइंटमेंट डेफिनेटली बिकती हैं, लोग बेच रहे हैं, बट ऑनेस्टली मैं उस चीज को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। वो एक तो अनएथिकल है, उसमें मसले बहुत हैं। बच्चा फंस जाए तो वो 100 तरह के मसले हैं। वाई नॉट हम अपनी रिसर्च अच्छे से करके स्टार्ट जल्दी कर लें। ठीक है, आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। थोड़ा सा मैं दोबारा समराइज कर लेता हूँ। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपने बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, बैचलर्स के लिए 13 ईयर्स की एजुकेशन चाहिए। 13 ईयर्स एजुकेशन आप कैसे पूरे करेंगे? लेट से आपने ए लेवल्स कर लिया है या आपने एफएससी कर लिया है, उसके बाद आपने 2 सेमेस्टर पाकिस्तान में लगाने हैं, जिस फील्ड में आपने अप्लाई करना है। अगर आप कहते हैं कि मैंने कंप्यूटर साइंस में जाना है, मैंने बिजनेस में जाना है, फाइनेंस में जाना है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर 2 सेमेस्टर लें, वो लगाएं। वो 2 सेमेस्टर में आपने क्या करना है? एक तो आपने बैचलर 2 सेमेस्टर्स पढ़ने हैं, साथ आपने जर्मन की लैंग्वेज का जो कोर्स है वो स्टार्ट करना है। इतनी जर्मन आपको आए कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर सकें, किसी रेस्टोरेंट पे काम करें, किसी जगह पे काम करें, तो आपको एक तो नौकरी मिले, दूसरा आप बात कर सकें, टैक्सी वाले से कोई बंदा आता है उससे बात कर सकें। उसके साथ आपने आइल्स का टेस्ट दे देना है। अब आइल्स ऐसी चीज है कि आपको 2-3 महीने में अंग्रेजी कोई नहीं सिखा सकता। आइल्स के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपने लिसनिंग, राइटिंग, और उसमें एक इंटरव्यू होता है, और मेरे ख्याल से 4 मॉड्यूल होते हैं। वो आप आराम से दे सकते हो। अगर आप उसमें 6.5 या 7 बैंड्स, बहुत अच्छी बात है, अगर आप सिक्योर कर लेते हो तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। अगर नहीं भी होता, आप 6.5 कर लें। अगर आप करेंगे तो आपके लिए रास्ते ज्यादा खुलेंगे, ये बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों के लिए। उसके बाद आपने, जैसे वसीम भाई ने बताया, कि अपना एक गूगल शीट या एक्सेल शीट पकड़नी है। उसमें आपने 10-20 जितनी यूनिवर्सिटीज आपके वो आपका मेजर ऑफर करती है, उसको आपने लिखना है। उन यूनिवर्सिटीज के लिए आपने अप्लाई करने, मतलब पहले तो शॉर्ट लिस्ट करना है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपने उनके पोर्टल पे जाके, जो जो पोर्टल हमने आपको वीडियो में बताए हैं, जिन लोगों ने वीडियो मिस की है वो दोबारा आकर देख ले। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पे चली जाएगी। उसके बाद आपने वहां पर कुछ
यूनिवर्सिटीज सिटी वाइज जो भी आपका क्राइटेरिया है उसको आपने शॉर्टलिस्ट करके आपने 10-12 यूनिवर्सिटीज को एडमिशन भेज देना है। उसमें कुछ फ्री हो, कुछ के 30 यूरोज जो उनकी फी होती है, 4-5 यूनिवर्सिटीज आप वो रख लें। उसके बाद जब आपको एडमिशन आएगा, अब ये सारा प्रोसेस आपने करना है ताकि आपका 1 साल आपने जहन में रखना है। उसके बाद जब आपका एडमिशन वहां से हो जाएगा, फिर आपने वेबसाइट हमने बताई है डिजिटल डिप्लो पे जाना है, वहां फिर अपना अकाउंट बनाना है। वहां पर आपने ऐसे ही जैसे आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया, यहाँ पर भी एक फॉर्म होगा, वो आपने फिल करना है और वो आपको ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट देगा। आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। और आप वसीम भाई के अकाउंट पे भी जा सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली जर्मनी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्होंने काफी डिटेल में बातें की हुई हैं। आपने खुद ही अप्लाई करना है ना। वसीम भाई इस चीज के पैसे लेते हैं ना मैं लेता हूँ। आपने खुद ही अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटीज खुद ही सेलेक्ट करनी है। बस ये है कि हमारी वीडियोस देख के आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलेगी। करना आपने खुद है, कोई आपको करके नहीं देगा, ना मैं करके दूंगा ना वसीम भाई करके देगा। करना आपने खुद है। अगर आप अपना एडमिशन अप्लाई नहीं कर सकते, आपने जर्मनी में सरवाइव कैसे करना है? यहाँ तो भाई पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया से लोग आए। और आप ये याद रखें कि आपके साथ इंडिया है जिसमें से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। आप जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हो आपको एक दुक्का पाकिस्तानी नजर आते हैं, बाकी तो सारे इंडियंस होते हैं। और अगर इंडियंस के साथ अगर कभी आपका इंटरेक्शन हुआ तो आपको शायद अंदाजा नहीं है कि वो लोग तो ग्रुप्स में काम करते हैं। अगर वो एक बंदा किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तो वो कोशिश करेगा 10 बंदे और आ जाएं। तो उनका अपना सारा बन जाता है सिस्टम। वो उनके अपने अपने रीजन के वो बहुत बड़ा है, उसमें तामिल आगे पीछे इतने ज्यादा इलाके हैं, वो अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। पाकिस्तान में ये चीज कम है, पाकिस्तानी तो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, आगे जाने नहीं देते। लेकिन कोशिश ये करें कि आप खुद अप्लाई करें। ये वीडियो अब हमने 1 घंटा लगाया है, इसका मकसद ये है कि आपको सारी चीजें सिंपल सिंपल करके बता दें। और ये बिल्कुल ऐसे ही सिंपल है। अगर जो कंसल्टेंट आपका वीजा लगा रहा है वो इतना समझदार हो तो उसका अपना वीजा लग चुका हो, तो वो इधर आपसे 20-30 हजार रुपए के लिए क्यों बैठा होता? वो जर्मनी जाता है या अमेरिका जाता है या किसी और जगह जाता है, इतना पैसे वो घंटे में कमा लेता। अब आपने ये सारा प्रोसीजर करना है, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आपको जोर आया हुआ है तो ठीक है, आप 40-50 हजार से शुरू होते हैं। विजिट वीजा 40-50 हजार से, ये तो लाखों में होता है। मेरा भाई था, उसने इटली के लिए जब पूछा तो 5 लाख रुपया वो कह रहे थे कि भैया आपको अच्छी है, मास्टर अच्छी डिग्री। 5 लाख रुपए इतने का वीजा, पूरा प्रोसेस इतने का नहीं है। ठीक है, तो ये अब एक क्वेश्चन हमारा रह गया ब्लॉक अकाउंट का। वसीम भाई उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें, फिर हम कुछ और 2-4 क्वेश्चन होंगे, फिर हम बंद करते हैं इसको। ब्लॉक अमाउंट बेसिकली होता है कि आपने, क्योंकि जर्मनी आ रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि जब स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है उसके पास इतने पैसे हों कि वो यहाँ पे आके सही तरह से पढ़ ले। तो वो ये कहते हैं कि आपके 1 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो होते हैं 1,000 यूरो। तो वो साल का हिसाब लगा के कहते हैं कि आपने 12,000 यूरोज, यानी अभी की अमाउंट आई थिंक 40 लाख बनती है, वो आपने जर्मनी में एक अकाउंट खोल के उसमें डाल देने। और वो आपको एक लेटर मिल जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि नाउ यू हैव 12,000 यूरोज इन ब्लॉक अमाउंट जर्मनी में जो है। वो आपने एज अ फाइनेंशियल प्रूफ एम्बेसी में दिखाना होता है। ये सेम वैसी है जैसे आप यूके ऑस्ट्रेलिया में बैंक स्टेटमेंट दिखाते हो। डिफरेंस ये है कि वो बैंक स्टेटमेंट बनती है आपके अपने अकाउंट में पाकिस्तान में जो होता है, और वो अपने प्रूफ दिखाने होते हैं ये, और वो ब्लॉक नहीं होता। लाइक जैसे आपका वीजा लगता है, बच्चा वहां लैंड करता है तो आप वो पैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे वो आपका 1 साल तक ब्लॉक रहेगा। और जब यहाँ आप जर्मनी आ जाओगे, एंट्री स्टैंप लग जाएगी, और फिर हर महीने आपको उस 12,000 में से 1 साल तक 1,000 यूरो मिलता रहेगा। यानी वो जो आपके अपने पैसे हैं वो 1 साल में आपको सारे वापस मिल जाएंगे। वो आपकी मर्जी है, आप वापस भेज दो, उड़ा दो, खा लो, सेव कर लो, वो आपसे कोई मांगेगा नहीं। ठीक है, देखें अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी से लोन ले सकते हैं। तो लोन लेकर आप पैसे वो वापस करते रहें, क्योंकि फिर उसके बाद आपने यहाँ पर उसका प्रॉब्लम ये कि अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट है ना, आप जर्मन लैंग्वेज सीख के जब आएंगे ना, फिर आपके लिए प्रॉब्लम कम होगी। आप जाएंगे, आपको 3-4 महीने लग जाएंगे, कोई जॉब आपको मिल ही जाएगी, छोटी सी मोटी जॉब आपको मिल जाएगी। उसमें मेरे ख्याल से आप इतने पैसे निकाल लोगे कि आपका खर्चा वगैरह निकले। उसके बाद जो वो पैसे आपको ब्लॉक अकाउंट से आ रहे हैं, वो अपना जो आपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो आप वापस कर सकते हैं। अच्छा, लोन एक ये मैं ब्लॉक। दो चीजें ऐड कर दूं, अगर आप लोन लेके आ रहे हो ना, तो फिर ये आप पे फर्ज है कि जर्मन और जिस जो आपकी फील्ड है वो अपनी स्किल्स इतनी अच्छी करके आए ताकि आप
आपके साथ को जॉब मिले। ये ना हो कि जर्मन भी नहीं की हुई, ना कोई स्किल है, डिग्री भी कोई आपने ऐसी की हुई जिसका कोई स्कोप नहीं है, तो फिर आप लोन वापस करेंगे या जॉब ढूंढेंगे? और अगर किसी के पास ब्लॉक अमाउंट के पैसे नहीं है, सो ट्राई टू फाइंड समवन जो आपका रिलेटिव या कोई दोस्त जर्मनी में रहता है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। मतलब वो आपको एक लेटर बनवा देगा वीजा ऑफिसर से कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसको 800-900 यूरो खर्चा दूंगा। तो उस केस में आपको ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए होती है। वो लाजमी नहीं है कि आपका ब्लड रिलेटिव हो, वो कोई भी हो सकता है, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते। तो वो अगर स्पॉन्सर लेटर बनवा के दे रहा है तो फिर ये ब्लॉक अमाउंट खत्म हो जाएगा। तो उस बंदे को सिटीजन होना जरूरी है या वो नहीं, स्टूडेंट उसकी भी हो? तरफ जॉब होनी नहीं, स्टूडेंट पे नहीं। मतलब मैं अभी किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। स्पॉन्सर वो कर सकता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा कमा रहा है 3,000 यूरो और उसका अपना खर्चा है 1,500 यूरो। अब जो उसकी रिमेनिंग सैलरी इतनी रहनी चाहिए कि वो एक बंदा और बुला सके। ये ना हो कि एक बंदे की 3,000 सैलरी, उसके 4 बच्चे हो, एक बीवी हो, तो वो तो पैसे उसके यहीं पे खत्म हो गए। तो इतना रिमेनिंग बैलेंस उसकी सैलरी में से होना चाहिए कि वो एक 992 यूरोस के हिसाब से एक स्टूडेंट ऑफर बुला सके। अगर आपकी सैलरी 10,000 यूरो, आप 2 स्टूडेंट्स पे बुला सकते हैं। तो सिटीजनशिप या वो होना जरूरी नहीं है। आपकी सैलरी इतनी अच्छी हो कि आपके अपने एक्सपेंसेस निकाल के एक स्टूडेंट बुलाने जितनी हैसियत हो कि आप उसको वो पैसे दे सकते हैं। वो दें या ना दें, वो फिर आपका और वो स्टूडेंट का मामला है, वो फिर आप कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है एक्सचेंज प्रोग्राम्स के हवाले से। जो पाकिस्तानी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, बैचलर्स में या मास्टर्स में, उनका एक्सचेंज प्रोग्राम जर्मनी में कैसे हो सकता है? एंड सेकंड थिंग इज़ इंटर्नशिप, कि क्या वो पाकिस्तान से जर्मनी में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का आंसर है यस। यस, लेकिन इट्स नॉट इजी। इजी इस तरह से कि जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं उसके लिए आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का और यहाँ का एक कोलैब होना चाहिए। और पाकिस्तान में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं वो इस चीज पे फोकस ही नहीं करती कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब कर रही हो। अब मेरी यूनिवर्सिटी में टर्की से बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं जो एज अ एक्सचेंज प्रोग्राम पे आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी का जर्मनी की यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज वो इस तरफ पे ध्यान नहीं देती। बहुत कम यूनिवर्सिटीज, जैसे लम्स हो गया, शायद बीकन हाउस, जो बड़ी बड़ी नस्ट वगैरह हो गया, ये यहाँ के मैंने देखे हैं कुछ केसेस के लोग एक्सचेंज पे आए हुए हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई इस तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम है, देन देर आर गुड चांसेस। या दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ओपन, कि आप अप्लाई करो, अगर यहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाए, आप वही एक्सेप्टेंस अपनी यूनिवर्सिटी को जमा करवाओ कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है। जिस आई थिंक कोई यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, शहबाज यूनिवर्सिटी, मुझे उसका पूरा नाम नहीं आता। तो उसके मुझे एक दो स्टूडेंट्स मिले हैं, वो कोई फूड टेक्नोलॉजी टाइप का उनका प्रोग्राम था। वो एरास्मस पे एक सेमेस्टर पढ़ने बाहर आए हुए थे। तो वो उनकी यूनिवर्सिटी का कुछ कोलैब चल रहा था, तो वो पॉसिबल होता है। बट आपको वो हंट करनी पड़ती है कि क्या आपका कोई कोलैब है। इफ नो, तो देन आपको ओवरऑल देखना पड़ता है कि ये मुझे कोई ऑफर कर रहे हैं, कोई एक्सचेंज प्रोग्राम अगर कर रहे हैं, आप एलिजिबल है, तो देन वाई नॉट। जो इंटर्नशिप है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंटर्नशिप फंडेड होती हैं, कुछ इंटर्नशिप आपने खुद उनको भेजना होता है, और कुछ एचईसी बेस्ड इंटर्नशिप होती हैं। उसका सिर्फ एक सिंपल रूल है, आपने प्रोफेसर्स को या इंस्टीट्यूट्स को रीच आउट करना है, या जो ओपन पोजीशन होती है लाइक जॉब, आपने वहां अप्लाई करना है, आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप एक्सेप्ट हो गए तो देन यू कैन कम फॉर द इंटर्नशिप। जिस तरह मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए इंटर्नशिप्स करने आए हैं, लेकिन वो आपने फिर स्पेसिफिकली ढूंढनी होती है कि कहाँ कहाँ मुझे इंटर्नशिप मिल सकती हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि आपने फंडेड ढूंढनी है, ताकि जब आप इंटर्नशिप करने आ ही रहे हो तो आपको उल्टा वो पैसे दें। जिस तरह कुछ प्रोग्राम है, मिसाल के तौर पे डीवीएम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, या जो फॉर्म मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो कुछ जिस तरह एक कोर्स है इंटरनेशनल फॉर्म मैनेजमेंट। तो अगर आपको वहां पर एडमिशन मिल जाए तो वो आपको 992 यूरोस पे करते हैं 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए। जिस तरह से अभी कुछ स्टूडेंट्स आए एचईसी के थ्रू आफ्टर पीएचडी और पीएचडी के दौरान, अब उनको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एज अ पीएचडी पोजीशन, सॉरी, इंटर्नशिप पोजीशन के लिए बुलाया है। और जो 992 यूरोस है, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, वो एचईसी पे कर रहा है। एचईसी उनको फंड कर रहा है कि आपको क्योंकि एक्सेप्टेंस मिली है तो आप जाओ, लेकिन पैसे हम आपके देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एचईसी बहुत स्लो है पैसे देने में। तो लेकिन आपको पैसे जरूर मिलते हैं। तो इंटर्नशिप के लिए भी आ सकते हैं, एक्सचेंज के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ होता है क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस लेनी होती है एज कम्पेयर टू वो जो मास्टर्स और बैचलर्स में एडमिशन मिलता है, उससे थोड़ा सा एक स्टेप मुश्किल है। मुश्किल ये नहीं कि होगा नहीं, होगा, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलें, ये तो पाकिस्तान का हो गया। अब जो बच्चे खास तौर पे साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस में हैं, टर्की में हैं, मलेशिया में हैं,
और इस तरह की और 2-4 कंट्रीज हैं, या यूरोप के किसी कंट्री में, या यूके के जैसे हालात थोड़ा गड़बड़ हो रहे हैं, तो वो अगर इंटर्नशिप करने के लिए जर्मनी आना चाहते हैं, आई थिंक अगर वो इंटर्नशिप कर लें तो उनकी जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या उनके लिए ये ज़्यादा आसान होगा बनस्बत पाकिस्तान की, जहाँ पर एचईसी वगैरह के ऑब्स्टिकल्स हैं? डेफिनेटली यस, लाइक अगर जो आप विद इन यूरोप की बात करें तो वो तो ज्यादा आसान इस तरह से है कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स का ना इनका आपस में कहीं ना कहीं कोलैब निकल आता है। मतलब जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी का कोई फ्रांस और आई थिंक ग्रीस की कुछ यूनिवर्सिटी कोलैब है, तो अगर मैं उसमें एलिजिबल हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे मिल गया तो मैं फ्रांस या नेदरलैंड उन स्पेसिफिक कंट्रीज में जा सकता हूँ। जिस तरह मेरे एक जर्मनी में काफी दोस्त लेटविया में, लिथुआनिया में, नेदरलैंड में, स्वीडन में, फ्रांस में, इटली में 6-6 महीने का सेमेस्टर पढ़ के वापस आए हुए हैं। और वो सेमेस्टर आपकी डिग्री में काउंट होता है। और मजे की बात ये है कि आपकी सीवी में आपकी यूनिवर्सिटी तो है ही है, आपका वो जो एक एक्सचेंज सेमेस्टर है वो भी ऐड हो जाता है। सो इट्स मोर इजीली पॉसिबल एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि वहां वीजास के कुछ इश्यूज होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि कोलैब अच्छे हैं, विद इन यूरोप है, वीजा का मसला नहीं है, तो आप ज्यादा आसानी से वहां पे जा सकते हो। सेम फॉर इंटर्नशिप, आपने जस्ट अप्लाई करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है देन वो आपको क्यों मना करेंगे। उनको तो बच्चे चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट में पूरा उतरते हैं। जिस तरह अभी एक पुर्तगाल में इंटर्नशिप थी, वो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे थी और वो 14 वीक्स की थी। और मेरे कुछ ग्रुप के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और उनको कॉल भी आई, लेकिन एट द एंड वही मसला कि पाकिस्तान से वो उस टाइम पीरियड में जाना मुश्किल था। तो अगर वो कहीं जर्मनी में होते तो उनके लिए ज्यादा आसान था वहां जाना, वो 14 वीक्स की या 10 वीक्स की इंटर्नशिप करना, और वो पेड होती है। लाइक 800, 900, 700 यूरोस डिपेंड अपॉन द कंट्री। लाइक अगर आप थोड़ा सा वो हंगरी तरफ जाओगे तो थोड़े पैसे कम होंगे। जर्मनी, फ्रांस जो थोड़े से पैसों। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो अब एक इंसान है, एक स्टूडेंट है जिसकी डिग्री हो गई है, तो क्या उसके बाद वो जर्मनी में रहते हुए ईयू ब्लू कार्ड लेता है फॉर वर्क वीजा, या मास्टर्स या बैचलर्स करने के बाद वर्क वीजा कितने साल का मिलता है, और उससे आगे फिर वो उस कंट्री में स्टे कैसे कर सकता है? अगर आपका बैचलर या मास्टर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अगर कोई बैचलर या मास्टर्स कर लेता है तो उसके बाद उसको 18 वीक्स का पोस्ट स्टडी जॉब सीकर वीजा मिलता है। उन 18 महीनों में आपने जॉब ढूंढनी है। अगर आपको पहले महीने मिल जाती है, वो आपका डायरेक्ट वीजा कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीजा में। अब उसकी कुछ टाइप्स, अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। अगर सैलरी उस रेंज से नीचे है तो आपको सिंपल वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन स्टडी के बाद वो आपको 18 महीने देते हैं कि आप 18 महीने रह के जॉब ढूंढे। मिल गई तो आप जॉब सीकर, सॉरी, उसमें ब्लू कार्ड में या सिंपल वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है, फॉर एग्जांपल आप सीएस के फील्ड है, आप वेबसाइट डेवलपर हैं, आप फ्रीलांस बनना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप अपना वो वीजा फ्रीलांसर वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्या आपने किसी के पास जॉब नहीं करनी, आपने अपना काम स्टार्ट करना है, तो वो आपको फ्रीलांसर वीजा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं यार मैंने पूरी कंपनी रजिस्टर करनी है, तो आप अपनी जीएमबीएच या वो जो यूजीएच वगैरह होती है, जिस तरह कंपनीज होती हैं, तो आप वो भी रजिस्टर करके अपना वीजा कन्वर्ट करवा सकते हैं एज अ बिजनेस वीजा में, लाइक कि आप एक बिजनेस ऑन करें। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी क्योंकि वो जॉब्स ओरिएंटेड होते हैं, तो वो ब्लू कार्ड या जो वर्क परमिट नॉर्मल वाला होता है तो उसमें अपना कन्वर्ट करवा लेते हैं। और अगर आप 2 साल 21 महीने या 24 महीने जॉब कर लो, टैक्सेस दो, तो देन देयर आर हाई चांसेस कि आपको टाइमली पीआर मिल जाती है, यानी परमानेंट रेजिडेंट। तो आप यहाँ पे जब तक मर्जी रह सकते हो, लेकिन आपने 6 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रहना होता। सिर्फ एक सिंपल सा रूल होता है इसमें। ठीक है। और अगर एक दफा ये डिग्री हो जाए, अगर इंटर्नशिप करे, तो क्या उसका फायदा है कि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू वर्क परमिट इंटर्नशिप की यस बेस पे यस हो? यस। जो क्योंकि आजकल मार्केट हर जगह पे टाइट है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता कि यार वो हर रोज कोई नया बंदा हायर कर रहा हो। क्योंकि एक पे मैंने आप पे एफर्ट करती है, तो अगर आप मेरे से अच्छा काम करें, मेरा यही दिल होगा कि मैं आपको ही प्रमोट करूं, ना कि एक दोबारा से बंदा लेके आऊं, उसको तैयार करूं, उसको सिस्टम समझाऊं। वो ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो जिनके भी मेरे सीनियर्स की डिग्री कंप्लीट हुई है, तो वो ऑलरेडी कंपनीज में जॉब्स इंटर्नशिप कर रहे थे। उन्हीं कंपनीज वालों ने, अगर उनके पास पोजीशन थी, ये इंपॉर्टेंट है, तो पोजीशन थी, उन्होंने उन्हीं को प्रमोट करके ब्लू कार्ड या वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दिया।
तो ये बहुत मजे की चीज है। और ये आपको इनकरेज भी करती है कि आपने स्टडी के दौरान इंटर्नशिप्स और जॉब्स पे अप्लाई करना है, ताकि आप किसी अच्छी जगह पे सेट हो जाओ और आपके वर्क परमिट में या ब्लू कार्ड में कन्वर्ट होने के ऑप्शन ज्यादा हो जाए। दैट्स वेरी अच्छा पॉइंट कि आपको सुकून हो जाएगा, जॉब हंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें, अगर उन क्वेश्चंस के हमने जवाब दिए होंगे तो आप वीडियो दोबारा देखें, अदरवाइज कोई नया क्वेश्चन होगा तो हम ले लेते हैं। वी हैव अच्छा, मैं फाइव एक क्वेश्चन मिनट्स खुद से जी। सवाल बना लूं अर्निंग के लिए, क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान गया था तो पता नहीं सब मुझे पूछ रहे थे कि उनको लग रहा था कि मैं कोई 40,000 यूरोज ना बना के लाया हूँ और हर महीने शायद कोई 20-20 लाख भेजता हूँ। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन हैं। स्पेसिफिकली मैं किसी और कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जर्मनी में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ अमीर नहीं हो जाएंगे। ये नहीं कि आप आ जाए और अगले महीने 4-4 लाख पाकिस्तान भेज रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन इस तरह की लगी हुई है कि मुंडा बाहर चला गया ऑन यूरो ही आने ने। असल में आपको जो मिनिमम वेज है वो 14 ईयर्स, सॉरी 14 यूरोस। आप घंटे काम कर सकते हो 80, तो 80 × 14 करें, अराउंड ये 1,000 यूरो बनते हैं, 1,100 यूरो कर लें। तो टैक्स माइनस करके कोई आप समझ लें आपके जो अकाउंट में पैसे आने हैं वो 900 से 1,000 यूरो आने हैं। जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो 700-800 यूरोज हैं, अगर आपकी अकोमोडेशन का रेंट 400-500 है। तो जो आपको बचना है वो 100, 150, 200, वो भी तब जब आप कोई बाहर से खाने नहीं खा रहे या रेंट बहुत ज्यादा नहीं है या जो आप इतने पैसे कमा भी रहे हो। तो वो 200 यूरो मतलब बनते हैं 50, 60, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख। वो आप पाकिस्तान 4-4, 10-10 लाख स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए नहीं बेच सकते। तो अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट जर्मनी आने के बाद मुझे पूछ रहे थे, वसीम भाई ये तो 3 लाख में घर ही नहीं बेच पा रहा, कहाँ से भेजूं? तो भैया आप नहीं बेच सकते। स्टूडेंट लाइफ अगर आप अच्छे से गुजार लें वही शुक्र अदा करें। अगर आप 50,000 भी घर भेज रहे हैं, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। आप ये कम से कम फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना लगा के आए कि आप 5-5 लाख घर भेजेंगे, इतने तो आप टोटल भी नहीं कमाएंगे लीगल रहते हुए। मैं इसमें कोई इलीगल कैश जॉब या कोई 2 नंबरी की बात नहीं कर रहा, लीगल स्टेटस पे लीगल तरीके से काम करने की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत जी, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन को रियलिटी पेस लेके आए ताकि आपको बाद में मसले ना हो। असल में बाहर की जो लाइफ है ना, बाहर जब आप हम लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं आपको बताऊं 10 लाख रुपए तो अमेरिका से भी बैठ के कोई नहीं बेच सकता। ये सब झूठ है कि आप इतने पैसे 10-10 लाख रुपए कमाते नहीं है। 10-10 $3,000 कमाते हो आप अगर, तो मेरे ख्याल से 3,000 से तो ज्यादा ही होती है। अगर आपकी $5,000 यहाँ अमेरिका में अगर जॉब है तो आपकी जेब में मेरे ख्याल से आधे पैसे भी नहीं आते, क्योंकि टैक्सेस बहुत हाई हैं यहाँ पे। उसके बाद इंश्योरेंस है, गाड़ियां हैं, और चीजें हैं। तो ये 10-10 लाख रुपए, आई डोंट नो कि ये किन लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है। अब यहाँ पर मुझसे लाइफ उन्होंने अच्छी। मुझसे उन्होंने पूछा, मतलब मैं अभी महीना पाकिस्तान रह हाँ, के आया हूं, तो सबको लग रहा था पता नहीं मैं क्या लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब आप बाहर वीडियोस बनाते हो ना, आपको लाइफ ऐसी लगती है कि बहुत ही अच्छी है। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ एग्जैक्टली। पे लोग बस सरवाइव कर रहे होते हैं, पे चेक टू पे चेक। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि 80% अमेरिकन के जेब में $500 की सेविंग्स नहीं है। ठीक है। हम्म। और ऐसे $5,000 वाले जो लोग हैं ना, वो भी बहुत कम है। यानी कि आप हर पांचवें, बल्कि आप 10 लोगों से मिलेंगे उसमें 2 लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे होंगे। अमेरिका की बात करूं, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो ये चीज है कि वहां पर ये बस लाइफस्टाइल होता है आपका, बस गुजारा हो रहा होता है। तो स्टूडेंट खास तौर पे उनका, अगर वो 1,000, जैसे आपने बताया 1,000 यूरोज कमाते हैं, तो मेरे ख्याल से 700-800 यूरोज उनका खर्चा हो जाता है। अगर वो 100-200 यूरोज बचा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो अगर 2 साल बाद पाकिस्तान जाते हैं तो उसकी टिकट ही निकलती है, बस इतना ही होता है। एग्जैक्टली। ठीक है। सुहेल भाई इन्होंने बता दिया था कि एक्सपेंसेस यही हैं कि अगर आप 1,000 यूरोज कमाते हैं तो आपके 600-700 यूरोज आपका खर्चा आ जाता है। बाकी अच्छा, ये अकोमोडेशन एक्सपेंस बता दूं, अगर तो आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो आपकी अकोमोडेशन महंगी होगी। कोई हाँ, मीडियम साइज होगा अकोमोडेशन थोड़ी सी और सस्ती होगी, कोई टाउन होगा तो और सस्ती होगी। और इसमें ये कि अगर आपको स्टूडेंट डॉर्म्स मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो और सस्ती हो जाएगी। लेकिन अगर एवरेज रेंट जो मैंने नोटिस किया है वो 300, 350, 400 फॉर स्टूडेंट्स है, अगर आपको डॉर्म्स मिल रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जा रहे हो तो वो 400, 450 अपने माइंड में रखना है। हाँ। तो एक्सपेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे। ये जो बाहर आपको वीडियोस में दिखा दिया जाता है, पीछे से अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, कोई बंदा किसी रेस्टोरेंट में, वो कभी कभी लोग जाते हैं। हम मैं तो रेस्टोरेंट जाता ही नहीं, जो सच बात मैं बताऊं। यहाँ पर अमेरिका में रेस्टोरेंट्स हैं, जिस इलाके में मैं रहता हूँ यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ना इतना टाइम होता है और ना हम उनका टेस्ट हमें समझ आता है। यहाँ मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। कभी शवारमा वगैरह खाना हो तो ठीक है,
प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाओ, अमेरिका का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेट से आपने $100 का खाना खरीदा है तो आपको $20 to $30 उनको टिप देनी पड़ती है। अगर आप नहीं देते, अच्छा। एक तो यहाँ ऐसा रिवाज है कि वो आपको देखते हैं, मुंह देखते हैं कि भाई आपने टिप नहीं दी। अगर मैं 20,000 का खाना खाऊं, $10,000 उसकी टिप दूं, तो मैं घर पे मैं आराम से $2,000 में खाना बना के खा लूं। नहीं। तो मैं तो बाहर नहीं जाता खाना खाने, बहुत कम जाता हूँ। मतलब वैसे कोई शवारमा वगैरह खा लूं। और दूसरा, यहाँ पे एक दो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, कभी कभी मैं वहां से खाना ले आता हूँ। वो भी इसलिए कि वो लोग ज्यादा टिप्स वगैरह नहीं लेते, तो उनका सीन ओके। लेकिन अमेरिका में तो बाहर के रेस्टोरेंट्स में खाना वगैरह तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। नहीं, यहाँ अच्छा। पे वैसे टिप कल्चर नहीं है वैसे, मतलब या दो यूरोप यूरोप फेमस। यूरोप में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या करें अब। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि अगर आपने कोई और जॉब भी लेते हो, आपको जॉब मिल जाए, वर्क परमिट आपका मिल जाता है, ईयू ब्लू कार्ड के लिए आपकी कुछ लिमिट्स हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपको कुछ हजार यूरोस पर साल के कमाने पड़ते हैं, तब आपको वो मिलता है। एकोमोडेशन का सवाल का जवाब हम दे चुके हैं। पुर्तगाल डन बेस वीजा लग सकता है। भाई हम इस टाइम पे जर्मनी की बात कर रहे हैं, और डन बेस का कोई वीजा नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। ठीक है। और सर, क्या नॉर्मल जॉब्स करना है? जी, आप नॉर्मल जॉब भी कर सकते हो, और आप वहां पर फिर परमिट आपको मिल जाएगा। व्हाट अबाउट जर्मन पीपल? जी वसीम, इसका जवाब दे दें कि एक आई सबसे। थिंक ये बड़ा बड़ा वो क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियोस में मैंने भी ये देखा था कि बड़े रूड होते हैं, बड़े ये होते हैं। ऑनेस्टली ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हो ना मेरे साथ खाना खाने जाओ, मेरा दिल नहीं करता, मैं कहूंगा भाई सॉरी। ये नहीं कहूंगा अच्छा यार चलते हैं कल देखेंगे। मतलब जो मेरे दिल में है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको बता दूंगा। बाकी ये स्टेट वाइज वेरी कर रहा होता है। जिस तरह अगर जहां मैं रहता हूँ वहाँ जर्मन बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल हैं, बहुत नाइस हैं। अगर मुझे जर्मन अच्छी नहीं भी आ रही थी, वो इंग्लिश शिफ्ट कर लेते हैं। रास्ता नहीं आ रहा था, वो दिखा देते हैं रास्ता। लेकिन वो थोड़े क्योंकि हमारी वो नेचर थोड़ी डिफरेंट है, तो हमें लगता है यार बड़े मुश्किल लोग हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट ये कि आसानी से दोस्त नहीं बनते। लाइक ये बहुत टाइम लेते हैं आपको एक अपने फ्रेंड सर्कल में लेके आने के लिए। अगर आपका ये दोस्त बन जाए तो फिर ये वो कहते हैं ना पक्की यारी लगा लेते हैं। लेकिन वो पक्की यारी फिर आसानी से नहीं बनती। ये नहीं है कि आपने एक चाय पी और आपके ये दोस्त बन गए। आपके वो फिर एक कुलीग ही हैं, तो आपको वो टाइम देते हैं कि भाई अगर आपने हमारे फ्रेंड सर्कल में आना है। लेकिन मुझे तो बहुत मजे के लोग लगते हैं। लेकिन थोड़े रेसिस टाइप हैं कुछ सिटीज में, कि उनको क्योंकि हम जब कोई गलत काम करेंगे वो कहेंगे यार हमारे मुल्क में आके हमारे साथ तंग कर रहे हैं या मसले कर रहे हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा सा शायद मुझे लगता है। लेकिन थोड़े से हैं अक्सर सिटीज में आपको तंग करेंगे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की निस्बत फिर भी बहुत बेहतर है। जी, कल मैं एक वीडियो इसी तरह देख रहा था कि लोग बता रहे थे बड़ी रेसिज्म है। मैंने कहा हम लोग जिस कंट्री से हैं, वहां तो आपका आपकी सोच है, आपके रंग से और नस्ल से लेके, और आपके अगर आपके परदादा में भी कोई प्रॉब्लम है ना, या आपके घर में किसी कुत्ते में भी कोई प्रॉब्लम है, वो आपको उसका भी ताना देते हैं। हमारे मुल्क में जिस किस्म की रेसिज्म है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में नहीं है। और मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। मैं जर्मन लोगों के साथ रहा, मतलब मैंने ट्रैवल किया है। थाईलैंड में मैं एक हॉस्टल में था, बैंकॉक में। तो एक जर्मन खातून थी, और वो वहाँ 3 महीने से रह रही थी। उसने मुझे आते ही कहा कि आपको, आपने सुना होगा कि जर्मनी के लोग रूड हैं, बट मैं ऐसे नहीं हूँ। आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो बता दो। 3-4 दिन मैं उस हॉस्टल में रहा, मेरे साथ बिल्कुल ठीक रही। वियतनाम में मैं एक जर्मन फैमिली के साथ मैंने ट्रैवल किया, और हम्म। मीकोंग डेल्टा का पूरा मैंने डे ट्रिप किया। उन्होंने मेरे कोल्ड ड्रिंक्स के बिल वगैरह देते रहे वो। बिल्कुल, वो पूरी फैमिली थी। मैं अकेला आदमी बाहर पाकिस्तानी था, बल्कि मैं ही एक बाहर का आदमी था, बाकी वो अपनी फैमिली थी सारी। सही तो सही सही। उन्होंने मुझे ऐसे फील नहीं कराया कि भाई नहीं, मतलब अब जैसे हलाल फूड का प्रॉब्लम था वहां पे, वो तो और किस्म की चीज खा रहे थे। लेकिन मैंने कहा मैं फिश खाऊंगा, तो उन्होंने मेरे लिए फिश ऑर्डर कर दी। ठीक है। तो इस तरह की चीजें, मतलब ये पाकिस्तान में तो ये कोई कहता है कि रेसिज्म में, तो मैं कहता हूँ आप ये बात ना ही करो। जितनी रेसिज्म पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से जितनी बॉडी शेमिंग, रेसिज्म पाकिस्तान में दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। तो ये तो हम तो इस चीज के इसके हम ऊपर हम अब इसमें बात मैं कर एक चीज सकते ऐड करता हूँ। अभी जिस तरह ईद आने वाली है, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे मैसेज किया कि जो तुम्हारे साथ मैंने सेशन रखा है वो मुझे लग रहा है ईद तुम्हारी ईद पे आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं उसको आगे पीछे कर लेता हूँ। और मैं शौक हो गया कि उसने मेरे लिए कैलेंडर पे जाके डेट्स देखी, हज का टाइम देखा कि यार इस डेट में अगर आ रहा है तो हम उसको आगे पीछे कर लेते हैं। मैंने कहा भाई कहाँ कहाँ से आए हो, कौन हो आप लोग?
ऐसे ही मैं जब रमज़ान में था तो मेरे साथ जो खातून काम करती हैं उन्होंने मेरे सामने खाना खाना बंद कर दिया था। वो ऑफिस में छुप के खाना खाती थी। फिर उसके बाद मेरी बॉस ने मुझे कहा कि भई आप कि मुझे भूल गया था ईद की छुट्टी लेना, क्योंकि यहाँ तो महीना महीना पहले हाँ, छुट्टी लेनी पड़ती है ना। सही बिल्कुल। पाकिस्तान में तो हमारे जहन में नहीं होता कि चलो ईद आ रही है तो हाँ, छुट्टियां हो जाएंगी। तो मुझे जी, याद ही नहीं था कि ईद की छुट्टी लेनी है, तो उसने मुझे खुद ही कहा कि आपने 20 तारीख को ईद है, छोटी ईद की बात करूं तो आपने छुट्टी कर लेनी है। ठीक है। हालांकि अमेरिका में तो कैलेंडर के आप ऐसे चलते हो जैसे कैलेंडर आपकी लाइफ कंट्रोल करता है, आपने हर सही। चीज एक एक दिन। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम पाकिस्तान में हम काफ़ी उस चीज़ से गुजर चुके हैं। बाकी सुहेल आरिफ, हलाल मीट दुनिया के हर कोने में मिलता है, सब्जियां सारी हलाल हैं, मछलियां सारी हलाल हैं। तो अगर आपको कोई सिर्फ आपके लिए ये जो बीफ और चिकन और इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, और वो भी सॉल्व हो चुका है। अमेरिका में आपको हर जगह पे फ्रोजन फूड हलाल मिलता है, और मेरे ख्याल से जर्मनी में भी आसानी से ही नहीं, मिलता यहाँ है। पे मेरे सिटी में जितनी मस्जिदें मेरे सिटी में है, इतनी मेरे पाकिस्तान वाली सिटी में भी नहीं है। हाँ, हर तकरीबन 4-8 किलोमीटर, लेकिन वो टर्किश है, कोई वो अफ्रीकन है, लेकिन मस्जिदें हैं। और हलाल फूड भी बहुत ज्यादा, लाइक आपको ये नहीं है कि आप ढूंढना पड़ता है। मतलब स्पेसिफिक शॉप्स हैं, आप वहां जाके ले सकते हो। और जैसे फ्रोजन में तो अब आ ही रहा है। फ्रोजन में तो यहाँ अमेरिका में तो सब फ्रोजन, वैसे भी सारे फ्रोजन ही अभी यूज करते हैं। ठीक है। साद असद भाई, देखें पुर्तगाल की जो आप बात कर रहे हैं, एक डन बेस पे ना, डन बेस पे आपसे क्या करते हैं, अब आप देख लें पुर्तगाल की तो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही, सीधी सी बात है। और पुर्तगाल अब टफ होता जा रहा है, पहले आसान था। अब पुर्तगाल में अगर आपको अपॉइंटमेंट ही 1 साल की नहीं मिलेगी, वो 2-3 महीने में आपको कैसे वीजा लेके देगा। वो आपसे 5-6 लाख रुपया ले लेगा, और आपको कहेगा, फिर आपको अपने पीछे चक्कर लगवाएगा कि भाई आओ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने, मेरे पता नहीं कितने साल हो गए हैं, वो इसी तरह पैसे दिए हुए हैं, तो उसके पीछे चक्कर ही लगाई जा रहा है, तो उसके आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, जर्मनी में कुर्बानी का क्या रेट है जी, बस कोई रेट इस तरह कुर्बानी नहीं मैंने है। वो वीडियो देखी थी, 300-400 में, लाइक आप बकरा एक कर लेते हो, 200-250-300 में, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक जगह पे जाना पड़ता है। और वहां जाके कुर्बानी होती है, ये नहीं कि आप अपनी गली तो के बाहर। कुर्बानी खाएगा कौन वहां? तो ना कोई गरीब है, ना हाँ, कुछ किसी को जरूरत है, सही ना हम बात। खा सकते हैं इतने। तो हाँ, पाकिस्तान में पैसे भेजो भाई, उधर से यूज सही करो। बात। सर, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्रोफेसर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन में चांस ज्यादा हो सकता है, इसका क्या जवाब देंगे आप? अच्छा, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है, लेकिन ये फिर आपने कनेक्शन ऐसे नहीं करना कि हेलो प्रोफेसर, मैं पाकिस्तान से हूँ। आपने फिर उसको बताना है कि भाई मैं क्या चीज हूँ और मेरा किस तरह से काम अलाइन कर रहा है। और ये नहीं कि आपने एक डेडलाइन से एक दिन पहले रात को उसको ईमेल कर रहे होना है, मैं आपसे कनेक्ट हो गया, मुझे एडमिशन भेज दो। आपने फिर उसकी जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो अपन उसके सेमिनार्स हैं, उसके आर्टिकल्स हैं, आपने 6-8 महीने पहले से उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और ये आपने देखना है कि कोर्स किस टाइप का है, क्योंकि हर कोर्स में कनेक्शन आपका काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें काम आ जाते हैं। तो वो आपने ऐसे बनाना है कि प्रोफेसर को लगे यार ये बच्चा वाकई है, क्योंकि मेरे सीनियर है, कोग्निटिव साइंस में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो वो प्रोफेसर के साथ 2 साल से कनेक्टेड थे, उनकी कॉन्फ्रेंसेज में, उनके पब्लिकेशंस में, उनके रिसर्च आर्टिकल्स में। तो जब एडमिशन हुआ, उनको प्रायोरिटी बेस्ड पे एडमिशन प्रोफेसर ने दिया, क्योंकि उन्होंने तो आपको पढ़ाना होता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि हेलो हाय करके वाला कनेक्शन, नहीं, कनेक्शन मीन्स के वाकई लगे कि यार यू आर द वन जो इस प्रोग्राम के लिए बना है। हाँ, और अगर एडमिशन तो मेरे ख्याल से आसानी से मिल जाता है, कोई मिल इतना जाता है ये। प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक लेकिन ये है। पीएचडी के लिए जरूरी है, हाँ, पीएचडी के लिए अगर ये पीएचडी के पूछते लिए, हैं, बिल्कुल पीएचडी पीएचडी के के लिए। लिए। सिंपली शाहिद साहद है, क्या नाम है, सिटीजन इनवाइट कर सकते हैं बाय ब्लड, आपको इनवाइट करके कर सकते हैं, लेकिन वीजा तो ऑफिसर ने आपने देना है। वीजा ऑफिसर आपसे आपके डॉक्यूमेंट देखेगा, इनवाइट करके आपको, मतलब वो क्या, आप विजिट वीजा की शायद बात कर रहे हैं, तो विजिट वीजा के बहुत कम चांसेस होते हैं। विजिट वीजा प्रॉब्ली आपका ट्रैवल हिस्ट्री पे लगता है। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट अगर बहुत आप, लेट है उसकी। हाँ, दूसरा, अगर आपको वहाँ की कोई हुकूमत, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इनविटेशन भेजे, फिर फायदा है। रिलेटिव आपको बेचारा क्या जी। भेजेगा। ऑनलाइन इंटर्नशिप मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है भाई, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। और कोई सवाल है? नहीं तो हम फिर इसको एंड करते हैं। सर, मैं बैचलर्स के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए टर्की जा रहा हूँ। भाई, टर्की में आप काम नहीं कर सकते, काम करेंगे टर्किश लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम है। इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर अ जॉब? आप समी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हर टाइम होती हैं, आपने बस लैंग्वेज सीख लेनी है और मेरी वीडियो जाके देख लेनी है, ईयू ब्लू कार्ड। इसके अलावा ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा, जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। बाकी आगे पढ़ना है तो वसीम भाई के चैनल पे आप जा सकते हैं।
अच्छा, एमबीबीएस कंप्लीट किया हुआ है, आगे किस वीज़ा पे अप्लाई करना चाहिए? तो एमबीबीएस बैचलर्स होता है और बहुत सारे कंट्रीज एमबीबीएस को खाली रिकॉग्नाइज नहीं करते अनलेस आपके पास लाइसेंस हो। तो आप मास्टर्स में किसी भी डिग्री में जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमबीबीएस एज अ बैचलर। बाकी अगर आपने वहाँ पे लाइसेंस लेना है तो वहाँ का आपने उसकी लाइसेंसिंग की टेस्ट होते हैं वो पास करने पड़ेंगे। हाउ मच मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट पर मंथ, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस? स्टूडेंट्स के लिए 145 फॉर पब्लिक, और अगर प्राइवेट का पैकेज कौन से ले रहे हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन वो 60-70 यूरोज और कुछ 140 तक भी जा रहे हैं, तो एवरेज आप 140 माइंड में रखें, 145। ठीक है। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में तो $300 से शुरू होता है और फिर हजार हजार डॉलर लोग देते हैं। बीमारी पे डिपेंड करता है, अगर कोई मेरी क्लास में यूएसए के लोग हैं, वो गालियां निकालते हैं भाई अमेरिका के मेडिकल सिस्टम को, कहते हैं जर्मनी का बहुत बेहतर है। अभी वसीम भाई मैंने मेरे दांत का रूट कनाल होना था जो पाकिस्तान में मेरा 20,000 में हो जाता, मैंने नहीं करवाया था, यहाँ आ गया, दांत में दर्द हुआ, मैं डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट ने कहा कि भाई उसने मुझसे $2,000 लिए। ओह आफ्टर माय। इंश्योरेंस, आफ्टर इंश्योरेंस मेरी इंश्योरेंस ने आधे पैसे पी दिए। अच्छा। $2,000 मैंने दिए उसको कैश, और बाकी पैसे मेरे इंश्योरेंस ने, मेरे हाल से $1,000 मेरे इंश्योरेंस ने दिया। ये तो ना, ये तो मैं तो दो इंश्योरेंस तो फ्री में दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं। और इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस सस्ती होती है यहाँ पे, मेरे ख्याल से $30-40 महीने की होती है, लेकिन जो मेन इंश्योरेंस है जो मेरी मेडिसिन वगैरह कवर करती हैं वो तो वो दे रहे थे। लेकिन मैं तो बड़ा परेशान हुआ, 1-2 महीने तो मैं, 1 महीना तो मैंने डिले किया, मैंने एंटीबायोटिक्स लिए और मैंने सोचा चलो दर्द है, ख़त्म ही हो जाएगा, दर्द ख़त्म हुआ लेकिन वो फिर दोबारा आ गया और फिर वो बहुत शदीद आया, फिर एंटीबायोटिक्स काम भी नहीं कर रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो अब इसको कर लेते हैं, फिर मैं गया, मैंने प्रोसीजर करवाया तो $2,000 कैश मैंने दिया, $1,000 मेरे इंश्योरेंस। तो अभी देखते हैं इसको। ये मतलब अमेरिका इज नॉट गुड फॉर मेडिकल। मेडिकल। प्रोसीजर बड़ा अच्छा होता है लेकिन मजा बड़ा आता है कि भैया कोई पेन कुछ भी नहीं हुआ, अगर आप पाकिस्तान के डेंटिस्ट के पास जाओ ना आपको समझ आ जाती है, लेकिन मुझे कोई पेन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा थे ना, एक्सट्रीमली। सर मैंने बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस लास्ट सेमेस्टर में, जॉब सीकर वीज़ा लेना है, कौन सी कंट्री सूटेबल है, प्लीज़ गाइड। ये तो आप तक है, आपने किस कंट्री जाना है, और बाकी वीज़ा के ऑस्ट्रिया और जर्मनी के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। मैं पीएचडी इन डेटा साइंस में अप्लाई करना चाहती हूँ, प्लीज़ टेल मी द बेस्ट ऑप्शन। हिफ्सा आपने ये वीडियो दोबारा देखनी है क्योंकि हमने सारी बात कर चुके हैं कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कैसे आपने एडमिशन भेजना है, तो आप ऐसे कर सकती हैं। क्या एजुकेशन टाइम काउंट होता है फॉर सिटीजनशिप? टोटल कितना टाइम लगता है फॉर स्टूडेंट? ये स्टूडेंट वाला आपका टाइम काउंट होता है, और सिटीजनशिप के लिए आपके 5 साल का लीगल स्टे होना जरूरी है, साथ में B1 जर्मन। तो आपने स्टडी वीजा 3-4 साल का किया हो तो आपको मिल जाती है, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो सिटीजनशिप के लिए तब आपके पास कोई जॉब होनी चाहिए जिससे आप ये प्रूव कर सको कि आप अपना खर्चा उठा सकते हो। 5 साल लीगल स्टे, उसके बाद अप्लाई करोगे तो वो मिलते मिलते कोई 1-1.5 साल लग जाता है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से 5-6 साल जिंदगी जब जितनी है उसमें 5-6 साल कोई फर्क पड़ता ही नहीं, और आप स्टूडेंट हो। जी 4 साल तो अगर आप बैचलर्स करो, 4 साल तो वही निकल गए, 2 साल आपने जॉब करनी, आराम से। तो छह ये सात बैचलर्स के लिए बहुत मजा है, मतलब जो बैचलर्स करने आते हैं उनका तो पासपोर्ट पक्का है ही पक्का है। पासपोर्ट है बिल्कुल। सर मैंने जर्मनी आना है, 2026 में ग्रेजुएट हो जाऊंगी, लेकिन प्रोसीजर या कोई इन्फो नहीं पता, मैंने लेट ज्वाइन किया। तो आप रोजी दोबारा ये वीडियो देखें, मैं इसका लिंक डाल दूंगा स्टोरी पे, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और ये देखने के बाद आपके लिए रोजी, मेरे बायो में जाके एक लिंक है, उसको देखें और वो आज कल में कंप्लीट करें, और अगर आपने अगली इनटेक में अप्लाई करना है तो आज ही प्रोसेस स्टार्ट करें। ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, आपके 6 महीने आप जर्मनी से मजीद लेट हो जाएंगी। जी आप मैं वसीम भाई का अकाउंट आपको नज़र आ रहा होगा साथ, अदरवाइज मैं स्टोरी पे भी टैग कर दूंगा जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा ना, तो आप इनके उसमें जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे इन्होंने हर चीज़ के ऊपर डिटेल में बात की हुई है, एक एक छोटी छोटी भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। इनका एक ग्रुप भी है मेरे ख्याल से, व्हाट्सएप का जी जी। या इंस्टाग्राम का। व्हाट्सएप है, लेकिन वो बहुत शदीद प्राइवेट है, जो सीरियस है, जो मेहनत करता है, जो खुद करना चाहता है। मैं वरना किसी को इस तरह ऐड नहीं करता। हाँ जी, अगर आप वाकई सीरियस हैं तो फिर इंशाल्लाह ये आपको ऐड कर देंगे, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आपको वापस देखिए, निकाल इसकी देंगे। मिसाल देखो, मैंने कहा भाई खुद पर्सनल लिंक कॉपी कर करके कोई 1,000 लोगों को भेजा है। 1,000 ज्वाइन कितनों ने किया है? 125 लोग। मतलब वो देखिए, वो सिर्फ लिंक लेने वाले लोग थे, तो मैं अपनी क्यों एफर्ट टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करूं ऐसे जो करना ही नहीं चाह रहा।
ऐसे ही है, मैंने बनाया था, मेरा नंबर ही इन्होंने लीक कर दिया, फिर मैंने अब व्हाट्सएप ये पे। देखिए, मेरा भी लीक हुआ हुआ है। मतलब मुझे वो फलां से अफगानिस्तान से मैसेज आ रहा होता है, वसीम भाई आपका नंबर। और ये नहीं कि मैसेज, डायरेक्ट 4 कॉल्स करते हैं। कॉल्स करते हैं, वो भी कॉल ना दिन करते देखते हैं ना रात देखते हैं। हैं। तो अब अब मेरा मेरा फोन टाइम जो है नहीं ना, मैंने इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस बंद की हुई हैं, नोटिफिकेशन मेरे फोन पे बिल्कुल नहीं आती, और अगर सेम। मैं ऐप खोलूंगा तभी नोटिफिकेशन आएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आर्काइव किया हुआ है ताकि कोई मैसेज ही मुझे ना आए। कॉल्स फिर कॉल्स आ जाती हैं, उनका पता नहीं चलता, लेकिन मोबाइल मेरा आप साइलेंट ही रहता है। ठीक है, हाँ, वसीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और ये टाइम। इंशाल्लाह इस वीडियो को मैं ना, अगर ये सेशन बंद करने के बाद मैं इसको अपलोड करता हूँ फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो फिर इंशाल्लाह लिंक आपके साथ भी शेयर कर दूंगा और मैं अपनी ओके। स्टोरी पे भी लगा दूंगा। तो इंशाल्लाह अगर जिन लोगों से वीडियो मिस हो चुकी है वो दोबारा देख सकते हैं। अब पाकिस्तान में श्योर। टाइम भी लेट हो गया। ठीक जी जी। है वसीम भाई, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका। मच फॉर योर इनविटेशन। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। ओके जज़ाकल्लाह। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज। मिलते हैं हाफ़िज़। फिर। अल्लाह हाफिज।